वेलकम एवरीवन। हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है और ये क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। हालांकि बहुत समय पहले मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मतलब केमिकल रिएक्शंस को अच्छे से अपलोड तो किया था, बट कुछ कारणों से मैं बहुत लंबे समय तक वीडियोस नहीं बना पाया था। उसके लिए मैं पहले आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा। और आज से हम एक नई पहल कर रहे हैं। क्लास 10th का ईच एंड एवरी सब्जेक्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस सेगमेंट का, वो पूरी कोशिश रहेगी कि इस महीने के एंडिंग तक मैं पूरा कंप्लीट करवा दूं और काफ़ी अच्छे लेवल के हम चीज़ों को डील करते हुए चलें। क्योंकि आप चाहे किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ये जो वीडियोस रहेंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली हैं। मतलब चाहे आपका 10th का बोर्ड हो या आप एनटीएससी या डिफरेंट टाइप की एग्ज़ाम्स के लिए अगर आप लोग प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ये सेशंस, ये वीडियोस की जो सीरीज़ है, ये समझ लो बच्चों आपके लिए एकदम हेल्पफुल रहने वाला है ना। तो साथ में जुड़े रहना है। वीडियो पसंद आएगा तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताना है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 दैट इज एसिड एंड बेस। प्यारे बच्चों, एसिड और बेस से रिलेटेड ना 3 अलग अलग साइंटिस्टों का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब वो कौन कौन से 3 महान लोग थे? तो पहले थे आर्हीनियस नाम से, इसलिए उन्होंने दिया आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। फिर आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट में हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, इसलिए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको पुकारा गया ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड फाइनली एक नया और कॉन्सेप्ट आया दैट इज लुईस कॉन्सेप्ट। तो एक एक कॉन्सेप्ट को हमको डिटेल में डील करना है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस आप देख सकते हैं कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड है ना, एसिड का डेफिनेशन क्या होता है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इसको नोट करना ना साथ में, कि एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच डिसोसिएटेड इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, या उसी को हम नाम देते हैं बच्चों हाइड्रोनियम आयन। तो समझते हैं इस बात को कि आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है। तो मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है HCl। अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो वाटर की तो प्रॉपर्टी है ना, वाटर क्या करता है, वाटर किसी भी कंपाउंड को ना डिसोसिएट कर देता है। तो ये डिसोसिएट होके कैसा निकलेगा H+ और बगल में क्या निकलेगा बच्चों Cl-। तो HCl एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में डिसोसिएट होके क्या कर रहा है H+ आयन, मतलब इसी H+ आयन को हम प्रोटॉन नाम देंगे या इसी H+ आयन को हम लोग हाइड्रोनियम आयन का भी नाम देंगे। ओके, एक्चुअल में हाइड्रोनियम आयन बच्चों ना H3O+ होता है, बट ये एक्चुअल में आता कहां से है? तो जब H+ वाटर से रिएक्ट करता है ना, तब बनता है H3O+। तो H+ और H3O+ समझ लेना ना, सेम सेम चलेगा। ओके, तो इस ऐसे केस में आप लोग का क्या बना, HCl ने H+ रिमूव किया, इसलिए ये क्या है, एक एसिड है। ये क्या है बच्चों, एक एसिड है। ऐसे ही और एग्जांपल देख लो, मान लो मेरे पास HNO3 है, ठीक। अगर मैं इसको वाटर में डिसोसिएट करूंगा तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा H+ ऑफ NO3 माइनस। अगेन ये क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाटर में डिसोसिएट होके H+ आयन क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, बाय बाय बोल रहा है। इसीलिए ये भी एक एसिड है। और ये कौन सा एसिड है बच्चों? तो ये नाइट्रिक एसिड है, ये है नाइट्रिक एसिड। ये कौन सा एसिड था? तो प्यारे बच्चों ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम था इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ और एग्जांपल ले लो, मैंने H2SO4 ले लिया। अगर मैं इसे वाटर में डालता हूं तो क्या होगा, इस बार 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसलिए 2H+ आएगा। बिकॉज इस पे 2 हाइड्रोजन, 2 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए हैं, इसलिए सल्फेट पे क्या चार्ज आएगा बच्चों, -2 चार्ज। मतलब H2SO4 भी वाटर में डिसोसिएट होकर H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, एक एसिड है। और कौन सा एसिड है? तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसे किंग ऑफ एसिड? क्योंकि बहुत सारे कमर्शियल जो कंपाउंड होते हैं ना, केमिकल्स, उनके इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन के लिए हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं। तो ये था ब्रोंस्टेड का सॉरी आर्हीनियस का एसिड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब आर्हीनियस ने जो बेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था उसको भी देख लिया जाए। अच्छा, एसिड में ही बच्चों आर्हीनियस में थोड़ा और डिटेल चीज देख लो कि ये जो एसिड रहेंगे ना,
ये दो पार्ट में क्लासिफाइड हो जाएंगे। एक आपका रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा क्या कहलाएगा, वीक एसिड। फर्क क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में, तो समझिएगा बात को कि बेसिक डिफरेंस क्या है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का डेफिनेशन है दोज एसिड्स which are completely ionized in water are called strong acid। मीन्स डियर स्टूडेंट, ऐसे एसिड जिनको वाटर में, जब आप वाटर में डाल रहे हैं तब वो पूरी तरह से अगर आयोनाइज हो जाए, आयोनाइज होना मतलब अपने अपने रिस्पेक्टिव आयंस में सेपरेट आउट हो जाना, तो ऐसे एसिड क्या कहलाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, बट वीक एसिड, ऐसे एसिड दोज एसिड्स व्हिच आर पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर आर कॉल्ड वीक एसिड। एग्जाम्पल अगर देखना चाहोगे तो ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखना ना, ये एग्जाम्पल हमेशा के लिए याद रखना बच्चों। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल में आता है, मैं नाम भी लेते जा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, H2CrO4, ऐसे बड़े सारे एसिड है जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। वहीं जब आप बात करेंगे किसकी, वीक एसिड्स की, तो वीक एसिड्स के एग्जांपल में याद रखेंगे, ये वीक एसिड में यहाँ लिख रहा हूँ, इसके एग्जांपल में आ जाता है बच्चों आपका एसिटिक एसिड। ये है आपका एसिटिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। हाइड्रोजन साइनाइड, ये भी एसिडिक कैरेक्टर का होता है। ओके, या मान लीजिए हमारे पास कार्बोनिक एसिड है H2CO3। इनफैक्ट H3PO3 भी अपने आप में कैसा एसिड है, तो ये एक वीक टाइप का एसिड होता है। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द वीक एसिड्स। सिंपल। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मींस कंप्लीटली आयोनाइज्ड, और अगर ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड होते हैं बच्चों, तो इनका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है ना, वो नियरली इक्वल्स टू 1 होता है। ओके, बट यहाँ पर जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो 1 से क्या होता है, हमेशा लेस होता है, क्योंकि पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं। सिंपल। एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना, ये एग्जाम्पल्स आपको हायर स्टडी में, हायर क्लास में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं। अब आर्हीनियस के बेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये स्लाइड में जो भी डेफिनेशन आ रहा है ना, इसको कॉपी में नोट करते जाना है। ओके, तो चलिए, तो आर्हीनियस से बेस से रिलेटेड क्या डेफिनेशन दिया था कि बेसेस आर दो सब्सटेंस which dissociated in aqueous solution to give hydroxide ion या OH माइनस आयन। इसी को हाइड्रोक्सिल आयन भी कई बार बोल देंगे। ओके, एग्जांपल के तौर पे देखो NaOH, KOH, NH4OH, MgOH ट्वाइस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा है। जैसे आप देख लीजिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास NH4OH है, क्या है, NaOH है या NH4OH है, जो भी है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। ओके, और ये क्या है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैं इसको वाटर में डिसोसिएट करूंगा तो सिंपल सी बात है, सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, प्लस, और यहाँ पर रिमूव क्या हो गया, OH माइनस। मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ने OH माइनस आयन को वाटर में जाने पर रिलीज कर दिया। तो ऐसे कंपाउंड जब वाटर में डिसोसिएट होकर OH माइनस आयन रिलीज करे, ऐसे कंपाउंड को ही तो प्यारे बच्चों आप क्या नाम देते हो, बेस का नाम देते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में क्या है, एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों अगर मैं वाटर में ले जाता हूं तो ये हो जाएगा NH4 प्लस, इसे हम नाम देते हैं बच्चों अमोनियम आयन। क्या नाम देंगे, अमोनियम आयन। और बगल में हमेशा की तरह क्या निकल रहा है, हाइड्रोक्सिल आयन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर में जाके OH माइनस रिमूव किया, इसलिए ये भी किसका रोल प्ले कर रहा है, एज अ बेस। हालांकि ये वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस आर बेसिकली वीक बेस। ओके, KOH, इसको डिसोसिएट करेंगे वाटर में तो कैसे टूटेगा, K प्लस पोटेशियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। मतलब ये भी किसका रोल प्ले कर रहा है, बेस का, क्योंकि OH माइनस रिमूव हो रहा है ना। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ बेस, किसके डेफिनेशन के बिहाफ पर, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे। ओके, अब देख लेते हैं बेस कितने टाइप के होते हैं बच्चों। चलिए, तो बेस भी एसिड की तरह दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएंगे। पहला कौन रहेगा हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस, अनदर वन इज वीक बेस। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एसिड की तरह इसका भी डेफिनेशन बनेगा, द बेसिस विच कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, which completely ionized in water is known as strong base. Okay, is known as strong base। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एल्कली मेटल्स या एल्कलाइन मेटल्स जो रहेंगे, उनके जो हाइड्रोक्साइड आएंगे
वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस का रोल प्ले करते हैं। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं। पर हाँ, CaOH थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाता है, वो वीक बेस में चले जाता है। और वीक बेस क्या होते हैं, द बेसिस which ionize to a small extent in aqueous solution to give hydroxide ion. ओके, ये पार्शियली आयोनाइज होंगे, ये कंप्लीटली आयोनाइज होंगे। सिंपल, मतलब इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो रहेगा बच्चों, वो नियरली क्या रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। और यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, 1 से लेस होता है। ओके, एक पॉइंट हमेशा याद रखना, इस पॉइंट को, ये एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है बच्चों, कि ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ऑल स्ट्रॉन्ग बेस, ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ऑल स्ट्रॉन्ग बेसेस बिहेव लाइक एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस हैं, वो सभी के सभी एक गुड कंडक्टर का रोल प्ले करेंगे। सिंपल, गुड इलेक्ट्रोलाइट मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मींस गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, बट ऑल वीक एसिड एंड ऑल वीक बेस अपने आप में क्या होंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर मैंने आपसे पूछ दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रिसिटी का एक स्ट्रॉन्ग कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो हमको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, और अगर वो वीक बेस है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। अगर मैं बात करूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा एसिड था, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल था, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रोल प्ले करेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और गुड इलेक्ट्रोलाइट, और वीक एसिड या बेस हो तो वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? हाइड्रोजन साइनाइड या H2S गैस पूछूंगा तो बच्चों कैसे इलेक्ट्रोलाइट हैं, बिकॉज दे आर वीक एसिड, दैट्स व्हाई दे बिहेव लाइक एज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल। तो चलो इलेक्ट्रोलाइट का भी कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों अब हमारे रूल नंबर 2 में, और रूल नंबर 2 में हम कवर करेंगे किसे, ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट को। तो चलिए ब्रॉन्स्टेड ने क्या कहा था, चलो इस बात को थोड़ा देख लिया जाए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में ये दो लोग का नाम है ना, दो लोग का नाम है, दोनों ने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी और एक कंबाइंड डेफिनेशन बना था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के हिसाब से बच्चों याद रखना, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे, एसिड ऐसे सब्सटेंसेस होंगे विच डोनेट H+ आयन, H+ आयन, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे, प्रोटॉन भी बोलेंगे। एसिड कौन होंगे, तो प्रोटॉन डोनर होंगे। क्लियर? एंड बेस ऐसे कंपाउंड होंगे, बेस ऐसे कंपाउंड होंगे जो क्या करेंगे, जो विच एक्सेप्ट H+ ion, means acids are proton donor and bases are proton acceptor। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना एग्जाम्पल को, मान लीजिए मैंने HCl लिया। आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में एक ड्रॉबैक था कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में आपको पहले उसको जो भी कंपाउंड है वाटर में पहले डिसॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद आप देखते हैं अगर H+ रिलीज हुआ तो एसिड है, OH- रिलीज हुआ तो वो बेस है। बट हर चीज वाटर में तो सॉल्युबल नहीं होती, हर चीज वाटर में तो डिसॉल्व होगी नहीं। तो ऐसे केस को थोड़ा सा अपडेट किया किसने, ब्रॉन्स्टेड लॉरी में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड हो, चाहे वाटर में सॉल्युबल हो या ना हो, अगर वो प्रोटॉन डोनर का रोल प्ले कर रहा है तो वो एसिड कहलाएगा, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर का रोल प्ले कर रहा है वो बेस कहलाएगा। तो इस पॉइंट को याद रखना, अगर HCl को मैं ब्रेकआउट करूं तो यहां से H+ और Cl- निकलेगा, मतलब HCl के पास H+ था और उसने उसको डोनेट किया, तो HCl अपने आप में क्या कहलाया, एक एसिड कहलाया। बात समझ में आ रहे हैं? सिमिलरली अगर मैं आपसे बोल रहा हूं H3PO4, तो H3PO4 में भी जब इसको डिसोसिएट करूंगा तो H पे प्लस चार्ज आएगा, कितने हैं, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, प्लस PO4 पे क्या आ गया बच्चों, -3 चार्ज आ गया। समझ में आ रही बातें? तो ये भी H+ डोनर है ना, प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये क्या है, एक एसिड है। बट ऐसे कंपाउंड ले लो जिसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट किया जाए, जैसे अमोनिया है, क्या नाम है इसका, अमोनिया। ओके, अमोनिया गैस बोलते हैं। इसने अगर H+ एक्सेप्ट कर लिया मतलब H+ आके इसके साथ ऐड होगा, और इससे बन गया बच्चों आपके पास अमोनियम आयन। अभी अभी तो देखे थे कौन सा आयन बना है, अमोनियम आयन। तो ऐसे कंपाउंड जिसने H+ को एक्सेप्ट किया है वो क्या कहलाने वाला है,
ये कहलाएगा बेस। तो अमोनिया किसका रोल प्ले करता है? एक बेसिक कंपाउंड का रोल प्ले करता है। समझ में आई बातें? तो लो H प्लस प्रोटॉन डोनर एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या है बच्चों? बेस है। ब्रॉन्स्टन लॉरी का भी कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? अच्छा, इसी से एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया, वो था कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। एक्चुअल में कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस को आपको क्लास 11th में पढ़ना रहता है, पर एक छोटा सा डेफिनेशन बस ये जान लो कि जो एसिड होते हैं ना, ये बनाते हैं कॉन्जुगेट बेस, और जो बेस होते हैं ना, वो बनाते हैं कॉन्जुगेट एसिड। होता क्या है कि अगर एक एसिड से एक H प्लस निकल जाए, उसके कारण जो दूसरा वाला माइनस आयन जनरेट हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर तो घट गया ना, पहले क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन एटम था, अभी इस साइड देखो क्लोरीन के साथ कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये इसका हो गया बच्चों कॉन्जुगेट बेस। एसिड जनरेट करेगा कॉन्जुगेट बेस को, और बेस जनरेट करेगा कॉन्जुगेट एसिड को। फॉर एग्जाम्पल यहां समझो, H3PO3 अपने आप में क्या था? एक एसिड था। ये अपने आप में बच्चों एक एसिड था। इस एसिड ने अपने H प्लस को रिमूव कर दिया। जैसे PO4 के पास पहले हाइड्रोजन थे, अब है क्या? नहीं है। जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज करता है ना, तब उससे बनता है कॉन्जुगेट बेस। उससे क्या बनेगा? कॉन्जुगेट बेस बनेगा। और जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करता है, इंक्रीज करेगा, तब उससे बनेगा बच्चों कॉन्जुगेट एसिड। तो कोड यही याद रखना, when number of hydrogen atom increases, conjugate acid form. When the number of hydrogen atom decreases, conjugate base form. For example, पहले फॉस्फेट आयन है ये, इसके साथ 3-3 हाइड्रोजन थे, अब देखो एक भी हाइड्रोजन है क्या? नहीं, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिक्रीज हुआ, इसलिए ये कॉन्जुगेट बेस कहलाया। यहां अगर मैं देखता हूं तो यहाँ NH3 है, बट यहाँ क्या है बच्चों? NH4 प्लस है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये किसका रोल प्ले करेगा? ये रोल प्ले करेगा कॉन्जुगेट एसिड का। किसका? एसिड का। तो दो लाइनें याद रखनी है। किसी एसिड से, इसको नोट कर लो बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी एसिड से क्या बनता है बच्चों? तो याद रखना कॉन्जुगेट बेस बनता है। क्या बनता है? कॉन्जुगेट बेस। और इस केस में क्या होता है? एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है। ओके, पर वहीं पर अगर कोई हमारे पास बेस है, क्या है? बेस है, और उस बेस से आप क्या जनरेट करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड जनरेट करेंगे। क्या जनरेट करेंगे? कॉन्जुगेट एसिड जनरेट करेंगे। और प्यारे बच्चे याद रखना यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन क्या होता है? एक्सेप्ट होता है। तो यही तो ब्रॉन्स्टन लॉरी की एक एप्लीकेशन थी, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो जब एक एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट करता है, उससे नया नेगेटिव आयन जो बनता है, वो उसका क्या कहलाता है? रिस्पेक्टिव कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। और जब एक बेस अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है दूसरे से, तब उससे नया आयन बनता है, वो क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट एसिड। यहाँ पर H प्लस आयन जो रहते हैं ना, उनका नंबर में डिक्रीमेंट होगा, और यहाँ पर जो H प्लस आयन है, इनके नंबर में बच्चों इंक्रीमेंट हो जाएगा। इतना सा कॉन्सेप्ट है, आसान है। एक और चीज जान लेना मेरे प्यारे बच्चों, कि ये लो ना, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस, ये जो एसिड और कॉन्जुगेट पेयर जो होते हैं ना, ये हस्बैंड एंड वाइफ की तरह होते हैं। हस्बैंड एंड वाइफ में क्या है कि झगड़ा ही करते रहेंगे। एक तो भाई जेंडर वाइज भी वो लोग अपोजिट है, एक मेल है एक फीमेल है। दूसरा थॉट वाइज भी अपोजिट है। अगर हस्बैंड बोलता है कि चलो ये वाला काम करते हैं, वाइफ बोलेंगे नहीं, ये तो पक्का नहीं करेंगे, आज ये बनेगा, आज ये खाना होगा। तो यहाँ भी वही हाल है कि बच्चों ये हस्बैंड एंड वाइफ है, टोटली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, कोई अदरवाइज नहीं लेना, मजाक कर रहा था। यहां पर एक स्ट्रॉन्ग एसिड बच्चों अगर आएगा, क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। पहला तो यहाँ एसिड है, तो क्या बना? बेस। क्या बना? एसिड से बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड से बनाएगा बच्चों वीक बेस। क्या बनेगा? वीक कॉन्जुगेट बेस। और अगर मेरा वीक एसिड रहता, क्या रहता? वीक एसिड, तो उससे बच्चों क्या जनरेट होता है? एकदम अपोजिट कर दो ना। एक तो एसिड का आप लोग बेस बनाओगे, एसिड का बेस बना मतलब कॉन्जुगेट बेस बन गया एसिड से, और वो वीक है, तो इस बार ये कैसा रहेगा? स्ट्रॉन्ग। बात समझ में आया? हस्बैंड एंड वाइफ में एक पर्सन को वीक और एक को तो स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा ना, डोमिनेटिंग कोई एक तो रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझना, अगर ये एक स्ट्रॉन्ग बेस रहता तो ये एक वीक कॉन्जुगेट एसिड बनता, और अगर ये एक वीक बेस रहता तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड एसिड बनता। दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। तो कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है,
चलो बच्चों देख लो तो एक बार ब्रॉन्स्टन लॉरी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। एसिड प्रोटॉन डोनर है, बेस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस किसे कहते हैं, ये बात समझ में आ गई। यहां पर मैंने नोट करके पॉइंट लिखवा दिया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट बेस, और वीक एसिड से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। ओके, नहीं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस करना बाबू इसको, ये एसिड है ना तो इसको भी आप एसिड ही करना, बेस करना, ठीक है, बेस करना। तो इस तरीके से सारी बातें क्लियर, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस कोई टेम्पररी एसिड और बेस होते हैं, वो परमानेंटली एसिड और बेस नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि चलो यहाँ समझना, एक क्वेश्चन और दिखा दे रहा हूँ कि मान लो बच्चों मेरे पास H2S है, हम सबको पता है कि ये अपने आप में एक वीक एसिड है। क्या है कि वीक एसिड है। अगर मैंने यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन रिमूव कर दिया, ओके, अगर रिमूव हुआ तो अभी ये बनेगा मेरा HS माइनस, ओके। फर्दर मैं यही काम रिपीट कर रहा हूं, मैं एक और हाइड्रोजन जो बचा है ना मैं उसको भी रिमूव कर रहा हूं। तो अब प्यारे बच्चों अब क्या बचेगा, जब जब H प्लस निकलता है ना तो एक माइनस चार्ज बढ़ा देता है, तो ये S-1 से अब क्या हो गया, S-2 हो गया। समझना बच्चों, ये एक वीक एसिड था, तो इस वीक एसिड से ये क्या बना होगा, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बना होगा। बात समझ में आई। पर अब ध्यान से समझना, अब ये तो स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 2 में क्या हाल हुआ कि अब जब आप इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो, तो ध्यान से समझ लो प्यारे बच्चों कि इसमें हाइड्रोजन आयन का नंबर कम हो रहा है। दैट मींस कि अब ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अब ये किसका रोल प्ले कर रहा है, कॉन्जुगेट बेस का। अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो उस समय अब ये क्या बन गया है, ये रोल प्ले कर रहा होगा किसी एसिड का। मतलब आप समझ पा रहे हो कि HS माइनस H2S के लिए एक कॉन्जुगेट बेस है, एक बेस है, बट S-2 के लिए क्या है, एक एसिड है। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि जो कॉन्जुगेट पेयर होते हैं वो परमानेंट एसिड परमानेंट बेस नहीं है। H2S के लिए HS- क्या है, एक बेस है, बट S-2 के लिए क्या है, एक एसिड है। तो ये है कॉन्जुगेट पेयर का कॉन्सेप्ट। होप सो सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। टफ लग रहा होगा, कोई बात नहीं, अब इस टॉपिक को हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट बच्चों, आर्हीनियस के और ब्रॉन्स्टन लॉरी के बाद एक तीसरा महान आदमी आया, किस नाम से, लुईस, कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। और लुईस जी ने क्या कहा तो समझिएगा कि लुईस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं, तो दो सब्सटेंसेस, ये डेफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना या नोट कर लेना, दो सब्सटेंसेस विच हैव एबिलिटी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नोन एज लुईस एसिड। और जनरली इनकी कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं कि दे आर जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। डेफिशिएंट क्यों बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना। समझ में आ रहा है। और ये लोग कैसा बिहेव करते हैं, एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करते हैं। समझ में आई बात है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप लोग को जो पॉइंट याद रखना है बच्चों, वो ये याद रखना है, दैट इज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे बात कर रहे हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन के सेट को हम लोग नाम देते हैं लोन पेयर। जैसे हम दो चप्पल पहनते हैं पर बोलते तो हैं हम चप्पल पहने हैं, चप्पले पहने हैं, क्या ऐसा होता है क्या, नहीं। वैसे ही दो इलेक्ट्रॉन का सेट क्या कहलाएगा बच्चों, लोन पेयर। सिंपल। अब समझना यहाँ पर बातों को, एक बार लुईस बेस का भी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जस्ट अपोजिट रहेगा कि लुईस बेस क्या है, तो दो सब्सटेंस विच हैव एबिलिटी टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोन एज लुईस बेस। और दे डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऐसा वो तभी कर पाएंगे ना जब वो लोग क्या रहे, इलेक्ट्रॉन रिच रहे। और दे जनरली बिहेव लाइक एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये सारा कॉन्सेप्ट बच्चों हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल मेरे प्यारे बच्चे समझना, मेरे पास एक कंपाउंड है, और वो कंपाउंड क्या है, जैसे मेरे पास BF3 नाम का एक कंपाउंड है, ओके। हम सबको पता है कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो, ओके। यहाँ पर आप देख पाएंगे हर एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन से बनता है। तो यहाँ पर बोरॉन के पास प्यारे बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी ये 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ओके। मैंने इसी के बगल में ना एक दूसरा कंपाउंड रख दिया, अमोनिया, लाइक दिस, अमोनिया। आप सबको पता है नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है बच्चों वो है 7,
और इसका कंट्रीब्यूशन कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2,5। मतलब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया वो होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पूछे कोई कि व्हाट इज लोन पेयर, तो लोन पेयर का मतलब एटम के ऊपर बैठे हुए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पेयर। ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अभी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। पर अब क्या होगा, अगर आप लोग नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना बच्चों, तो यहां से आप देख रहे हो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन 8। ये तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो फुलफिल्ड है, खुश है अपने जीवन में। पर ये बेचारा रो रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई हेल्प करो कोई हेल्प करो करके चिल्ला रहा है। तो ऐसे में नाइट्रोजन इसकी बात सुनेगा, और वो नाइट्रोजन क्या करेगा, वो अपना जो लोन पेयर एक्स्ट्रा है भाई पड़े हुए ना, वो इसको शेयर कर देगा। और जब ये शेयरिंग होगी बच्चों, तब ये अनइक्वल शेयरिंग हो रही है। कैसे शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल। देखो ये जो शेयरिंग है ये इक्वल शेयरिंग है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने एटम दिया है, इलेक्ट्रॉन दिया है, और एक नाइट्रोजन, दोनों ने बराबर बराबर दिया है। तो इक्वल शेयरिंग से बच्चों जो बॉन्ड बनता है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ जो नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में जो शेयरिंग हो रही है ना, ये अनइक्वल शेयरिंग है। बिकॉज सारा काम केवल कौन करके दे रहा है, नाइट्रोजन। बोरॉन तो बैठ के रो रहा था, उसको तो बस चाहिए था, उसने इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, रख लिया। तो अनइक्वल शेयरिंग से बच्चों जो बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को भी याद रखना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं। क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड 3 टाइप के, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जिसको हम लोग इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानेंगे, एंड द थर्ड बॉन्ड इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये तब आएगा सामने जब लोन पेयर का क्या हो, एक्सचेंज हो, ट्रांसमिशन हो। ओके, तो अब बच्चों देखो, नाइट्रोजन या जो अमोनिया कंपाउंड था, ये लोन पेयर डोनर का भी रोल प्ले किया। किसका रोल प्ले किया, लोन पेयर डोनर। और आप सबने अभी अभी पढ़ा बच्चों कि जो लोन पेयर डोनर होता है, जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, वो होता है लुईस बेस। वो क्या होता है, लुईस बेस कहलाएगा। सिमिलरली यहां पर ये जो बोरॉन था, इसने नाइट्रोजन के दिए हुए लोन पेयर को एक्सेप्ट किया, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेप्टर है। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बच्चों, आप उसको क्या नाम देते हो, उसको आप नाम देते हो लुईस एसिड। सिंपल है कॉन्सेप्ट, ठीक। अब एक और बात समझना, पहले क्या था, पहले ये गरीब था, इसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन लविंग बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन लविंग को ही हम नाम देते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और जो अपना लोन पेयर डोनेट करे, मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, बाहर भगा रहा है, ऐसे कंपाउंड को हम नाम देंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो लुईस बेस बेसिकली क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एंड लुईस एसिड जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप सभी याद रखेंगे कि कैसे लुईस के हिसाब से। देखो ब्रॉन्स्टन लॉरी में डोनर कौन था, एसिड। क्या डोनेट करता था, तो प्रोटॉन डोनेट करता था, और बेस था एक्सेप्टर जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता था। लुईस में डोनर और एक्सेप्टर बदल गए, यहां डोनर बन गया बेस। कौन बन गया, बेस। क्या डोनेट कर रहा है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ब्रॉन्स्टन लॉरी में प्रोटॉन पे बात हो रही थी, लुईस के केस में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात होती है। होप सो ये सारी बातें अब आपको अच्छे से समझ में आई। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, वो लुईस एसिड कहलाता है। तो BF3 एक लुईस एसिड हो गया बच्चों, और हमारा अमोनिया लुईस बेस हो गया। और ये जो लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉम्बिनेशन बनता है ना, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है एडक्ट। क्या कहलाता है, एडक्ट। ओके, एडक्ट मतलब व्हाट, लुईस एसिड प्लस लुईस बेस, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, हो गया डन। ओके, तो ये हमारे तीनों के तीनों लॉज हो गए कंप्लीट। अब बच्चों एसिड और बेस से रिलेटेड कुछ जनरल सी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, एसिड टेस्ट में कैसे रहेंगे, 4 टाइप के टेस्ट रहेंगे। और ये ब्लू लिटमस पेपर को
रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। याद रखना, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेस जस्ट इसका उल्टा काम करेंगे, वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। बच्चों एसिड्स काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कोरोसिव कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, इसीलिए जो एसिड्स होते हैं उनको हम लोग किसी मेटल के कंटेनर में या बर्तन में हम लोग कभी स्टोर नहीं करते, क्योंकि कोरोसिव प्रॉपर्टी है, मेटल का कोरोजन कर देगा, चीजें खत्म हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ओके। गिव रेड कलर विद द मिथाइल ऑरेंज। याद रखना, ये जो मिथाइल ऑरेंज हम नाम बोल रहे हैं ना, ये अपने आप में एक एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है। तो ये होते क्या है एसिड बेस इंडिकेटर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके। तो मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड कैसा कलर देता है, रेड कलर। सिमिलरली फिनोप्थलीन इज आल्सो एन एसिड बेस इंडिकेटर, और उसके साथ एसिड कोई भी कलर शो नहीं करता। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू द एसिड। ओके। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग बेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। तो चलिए बेस का देख लीजिए। जो बेस रहेंगे टेस्ट में कैसे रहेंगे, ये बीटा टेस्ट के रहेंगे, और जनरली टच करने पर ना स्लिपरी या सोपी टच रहता है, मतलब साबुन की तरफ फिसलेंगे। ठीक। ये लिटमस पेपर को क्या करेंगे, टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू। एसिड का जस्ट अपोजिट काम, एसिड ने ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट किया, बेस ने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। ओके। और एसिड के केस में आपने देखा था फिनोप्थलीन के साथ उसने कैसा कलर शो किया था, कलरलेस। बट यहां पर जब बात बेस की होगी तो फिनोप्थलीन जो कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, उसके साथ कैसा कलर देगा बच्चों, पिंक कलर देगा। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओके। लैब में जब आप लोग क्लास 11 12th में जाएंगे ना, तो आप फिनोप्थलीन को यूज करेंगे, तब बड़ा मजेदार दिखता है, बड़ा प्यारा सा कलर होता है। और जनरली ये पॉजिटिव नेचर के होते हैं कोरोजन के रिस्पेक्ट में। और वाटर के साथ जनरली जब भी बेस का रिएक्शन होता है ना, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक पॉइंट याद रखना, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर के साथ दोनों के दोनों ही कैसा केमिकल रिएक्शन शो करेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। अब ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक ये क्या केमिकल रिएक्शन होंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का हमारा एसिड और बेस से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव बातें। अब चलिए एक लिस्ट को कवर कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट से एसिड और ये उनके सोर्सेज हैं। एसिटिक ये याद रखना है, क्योंकि ये जनरली टीचर्स खूब पूछते हैं, या कोई रिलेटिव आ जाते हैं ना घर में, जानबूझ के पूछेंगे। ठीक है। वो मान लो एप्पल खाएंगे तो पूछेंगे बेटा बताओ तो एप्पल में कौन सी एसिड होती है। अरे अंकल हमको क्या पता, आप पता कर लो ना पर चलो देख लो, मगर मान लो अगर कोई ऐसे पूछ दिया, तब के लिए रेडी रहना है। तो एसिटिक एसिड कहाँ मिलेगा, विनेगर सॉल्यूशन में, खाने पीने की चीजों में हम यूज करते हैं इसको। सिट्रिक एसिड वेरी इंपॉर्टेंट, सिट्रिक एसिड कहाँ रहता है, ऑरेंज में और लेमन में। अभी कोरोना के टाइम में आप सब लोग को पता है खूब लिम्सी की टेबलेट्स बिकी हैं, लिम्सी मेडिसिन की। क्यों, क्योंकि उसमें क्या रहता है, विटामिन सी या सिट्रिक एसिड रहते हैं। ओके। टार्टरिक एसिड याद रखना बच्चों, टेमेरिंड मतलब इमली में या अंगूर में कौन सा एसिड रहेगा, टार्टरिक एसिड रहेगा। क्लियर। फिर ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का एक अच्छा सोर्स है कौन, टमाटो। और याद रखना इंसान को टमाटर खूब खाने भी चाहिए, सेब से ज्यादा तो टमाटर खाने चाहिए, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक एसिड एक अच्छा रोल प्लेयर है हमारे ह्यूमन बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। लैक्टिक एसिड सबको पता होता है, इसका सबसे अच्छा सोर्स कौन है, सोर्स मिल्क होता है या कर्ड होता है। ठीक है। मेथोनिक एसिड, ये थोड़ा सा पॉइजनस एसिड है। ओके। ये पॉइजनस एसिड है, या इसी को हम लोग, नहीं नहीं एक्चुअल में ये पॉइजनस नहीं है। ओके। मेथोनिक एसिड का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, HCOOH, फॉर्मिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। किससे, फॉर्मिक एसिड। ये पॉइजनस नहीं है एक्चुअल में, ये जब ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें जो टाके लगते हैं, जो कट किया जाता है, उसको ना जल्दी सुखाने के लिए इसको यूज किया जाता है। और इसका अगर नेचुरल सोर्स देखेंगे तो जो चींटियां होती है ना, लाल चींटियां, वो जैसे हमको काट लेती है तो बहुत जलन लगता है। क्यों जलन लगता है, क्योंकि उनके सलाइवा में, उनके लार में ना मेथोनिक एसिड या फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट रहता है, या मधुमक्खी में। ठीक है। तो ये सब उसके नेचुरल सोर्सेज हैं। ऑलिक एसिड, ऑलिव ऑयल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है, गैस्ट्रिक जूस में, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक। और ये इतना, इसका समझ लो, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना कि हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस है
उसमें इतने स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं कि वो कॉपर वायर तक को मेल्ट कर सकते हैं। तो आपका खाना, खाया हुआ खाना कैसे नहीं वो लोग डाइजेस्ट करेंगे। ओके, फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट मैलिक एसिड। सबसे बेहतर सोर्स कौन है? एप्पल है। इसलिए बोलते हैं एक एप्पल डेली खाओ, डॉक्टर से दूर हो जाओ। बिकॉज ये जो मैलिक एसिड होता है ना, जैसे जो डेली एक एक एप्पल खाते हैं, या कश्मीर के लोग देखो गाल कैसे उनका सेव जैसा चमकता है, क्योंकि मैलिक एसिड सेल्स को बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, स्पेशली स्किन सेल्स, ठीक है, चेहरे के। फिर है स्टेरिक एसिड, फैट्स जनरेट करता है, स्ट्रेस भी जनरेट करता है, ठीक है। फिर ब्यूटेरिक एसिड रेंसिड बटर के में यूज किया जाता है। यूरिक एसिड यूरिन में रहता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। एस्कॉर्बिक एसिड फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल्स में रहता है, जो कि विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है। इसलिए विटामिन सी की कमी के कारण जो डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, उसका नाम ही स्कर्वी है। क्यों? क्योंकि वो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी की कमी हो रही है मतलब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी हो जाएगी ना, स्कर्वी नाम का रोग पकड़ेगा। फिर टैनिक एसिड बार्क, वुड्स एंड टी में यूज किया जाता है, ठीक है। और फॉलिक एसिड बच्चों, जो हरे सब्जियां होती है ना, उसमें फॉलिक एसिड रहता है। तो मैंने हर टाइप के एसिड आपके सामने रख दिए। हालांकि ये जनरल नॉलेज वाली चीजें थी, बट इसमें भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे, ओके, फीचर्स थे। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर देखेंगे, और साथ ही साथ एसिड और बेस के फिजिकल प्रॉपर्टीज को तो हमने जान लिया। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब एक एसिड जब दूसरे किसी केमिकल कंपाउंड से रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आ रहा है अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर करो। हैव अ वेरी ग्रेट डे। जय हिंद।